हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने जीएसटी की अपडेशन सीरीज़ में एक नया टॉपिक लाए हैं जो अभी अभी डिसाइड हुआ है जी। वो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा एएआर रूलिंग की हम बात कर रहे हैं, ऊपर दिख भी रहा होगा। और ये गुजरात एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन है। ऐसे क्लियर? इसके पहले भी मैं आपको बताया है कि कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, एक्ट क्या होता है, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ पिछले के सेशंस में कभी डिस्कस किया हुआ है। मैं वो चीज़ें बार बार नहीं कर रहा। मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इस डिसीजन में क्या बोला गया, आखिर ऐसा क्या नया है इस वाले केस में। श्री सवाई मनोहर लाल राठी। और सबसे बड़ी बात जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये पॉइंट जो मैंने यहां पर अभी बोला, श्री मनोहर लाल राठी के केस में, श्री सवाई मनोहर लाल राठी के केस में क्या है ये डिसीजन हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। ये डिसीजन आया है एग्रीगेट टर्नओवर अनरजिस्टर्ड पर्सन। पहली चीज़ तो ये कि श्री सवाई मनोहर लाल राठी क्या हैं, अनरजिस्टर्ड हैं। और उनके लिए जो अथॉरिटी का डिसीजन आया है वो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आया है। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी एग्रीगेट टर्नओवर में कि ये डिसीजन दिया गया? मैं बिल्कुल ये पूरा उस जजमेंट की कॉपी है, समझ लीजिए। समझ क्या ले, वही है ही। तो गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जीएसटी, अहमदाबाद। कहानी की बात करते हैं, आखिर क्या स्टोरी है। इसमें 3 पॉइंट डिस्कस किए गए थे। कितने पॉइंट डिस्कस किए गए थे? देयर वर 3 पॉइंट व्हिच वर डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी डिसीजन। पहला था कि भाई जो पहला था वो ये था कि अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं, क्यों? क्योंकि मेरी जो सर्विसेज हैं या सप्लाई है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं की हैं, okay, तो मैं अनरजिस्टर्ड रहूंगा। मेरा ऑप्शन है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराऊं या ना कराऊं। लेकिन अगर मेरे पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट आता है, ओके, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मैंने अपने किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, मैंने कोई लोन या एडवांसेस दिया था, नाउ आई एम गेटिंग द इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट। तो क्या वो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा? पहली चीज, आई एम द अनरजिस्टर्ड पर्सन, नाउ फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द रजिस्ट्रेशन लिमिट और थ्रेशोल्ड लिमिट, विल बी दीज थिंग्स टू बी एडेड और नॉट? दिस इज द पॉइंट। और यहां पर भी यही हुआ। ये अनरजिस्टर्ड बंदा था और इसकी जो इनकम थी, जरा ढंग से देखें, टोटल रिसीट जो हैं वो 20,12,000 रुपए की, 20,12,000। और उसमें क्या क्या शामिल है जरा वो भी देख लेते हैं। इस 20,12,000 में 9,84,000 इसका रेंट का रिसीट है। और मालूम है रेंट की रिसीट हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस होती है और उस पर हमारा जीएसटी अप्लाई होता है, बट दिस इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। और अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इन लोगों ने थ्रेशोल्ड लिमिट, चूंकि ये केस पुराना था, डिसीजन अब आया है, इधर देखें, ये एप्लीकेशन की डेट है, ये डिसीजन की डेट है, ठीक है ना। तो हो सकता है थ्रेशोल्ड लिमिट को ये इम्पैक्ट करे आपके आज के, तो हम वहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल मोटी मोटी बात ये कर रहे हैं कि क्या ये चीज़ें एडअप की जाएंगी हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट के कैलकुलेशन में या एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशन में फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिट। तो 20,12,000 में हमारा 9,84,000 रेंट था, रेंट रिसीट था, 3,000 आपका बैंक इंटरेस्ट है, और 2,76,000 आपका इंटरेस्ट है, वो भी पीपीएफ पर, इंटरेस्ट है वो भी पीपीएफ पर। और साथ ही साथ जो मैंने अपने दोस्त रिश्तेदारों को लोन वगैरह दिया है उस पर भी मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ, कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज द 7,49,000। तो अब बताइए, कोई आदमी 7,49,000 का इंटरेस्ट कमा रहा है, प्लस पीपीएफ का इंटरेस्ट कमा रहा है, प्लस 3,000 बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है और रेंट कमा रहा है, यानी वो घर पे बैठता है आराम से और ये सब चीज़ें लेता है, उसको कहीं बाहर जाकर मेहनत नहीं करनी, और साल भर में उसका आता है 20,12,000। अब ये बताना है क्या ये अमाउंट, अब 20 लाख, 20 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है,
ठीक है ना। 20 लाख सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है और 10 लाख हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, हम उसी को बेस लेकर के चल रहे हैं, गुड्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये थ्रेशोल्ड लिमिट में शामिल होगा 20 लाख के काउंटिंग में? तो उसके लिए बहुत सारे लॉजिक दिए गए, जो इसने जो अपीलेंट था उसने लॉजिक्स दिए कि भाई इंटरेस्ट वगैरह जो होता है ना, जो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक है वो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट है, इट इज ऑफ नो यूज विद माय बिजनेस, ये कोई मेरी सप्लाई नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना तो बिजनेस है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये नहीं है, ये इंटरेस्ट है सिंपली। ओके, उसने पहला लॉजिक दिया। दूसरा, उसने कहा ये तो मेरे रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने लोन दिया हुआ है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव हैं, it is worth nothing to compute or to add them in the calculation of the aggregate turnover because it's a personal matter, is it clear? तो उसने कहा कि भाई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जो मैंने लोन्स दिया वो तो हमारा अपना इंटरेस्ट है, उससे तो कोई बिजनेस हो नहीं रहा। ओके, बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट को क्लियरली एग्जेम्प्ट के कैटेगरी में रखा गया है, नॉर्मली इंटरेस्ट को इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में रखा गया है कि अगर कोई बंदा डिपॉजिट्स करता है, एडवांसेस देता है और उससे कुछ कंसिडरेशन में इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तीन चीज़ें हैं, पहला बैंक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है, और तीसरा आपका है ये जो लोन वगैरह दिया गया था दोस्त और रिश्तेदारों को, उनकी बात है। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये 20,84,000 हो जा रहा है, 20,12,000 हो जा रहा है, वो एग्रीगेट लिमिट क्रॉस कर जा रहा है, अगर हटाते हैं तो बिलो आ जा रहा है। अब उसने यही एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई किया कि भाई क्या मैं कहाँ जाऊँ, हाँ या ना, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। अब उसके लिए फिर सप्लाई की बात आई, सबसे पहले जो बात आई उसने अपने प्ली दिए कि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए हम शामिल नहीं कर रहे। उस अपीलेंट ने कहा हाँ या ना, और जब तक वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं होगा तब तक वो सप्लाई की कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिजनेस की कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बिजनेस होना चाहिए, मेरा लोन का तो कोई बिजनेस है नहीं। अब जो क्वेश्चन अराइज हुए, पहला क्वेश्चन जो अराइज हुआ, ढंग से सुनेंगे, पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ पीपीएफ वुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख। तो क्या पीपीएफ का इंटरेस्ट 20 लाख के कैलकुलेशन में शामिल होगा या नहीं। दूसरा, सेकंड पॉइंट, वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पर्सनल लोन एंड एडवांसेस टू फैमिली और फ्रेंड्स वुड बी कंसीडर्ड और नॉट, द सेम थिंग पीपीएफ की तरह। और वेदर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वुड बी कंसीडर सेविंग बैंक अकाउंट, नॉट द बिजनेस बैंक अकाउंट, थ्रेशोल्ड लिमिट में शामिल होगा। यानी टोटल मिलाकर के अगर मैं ये बोलूं कि ये पूरा एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो इंटरेस्ट को बेस लेकर के है, हाँ या ना। अच्छा, अब आते हैं कुछ फाइंडिंग्स की गई। अब आगे जब बढ़ा ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, गुजरात रूलिंग अथॉरिटी आगे बढ़ा तो उसको काफ़ी चीज़ें पता चली, या उन्होंने जो आपस में डिस्कशन किया कुछ रिजल्ट निकला। क्या रिजल्ट निकला कि एग्रीगेट टर्नओवर की पहले तो डेफिनेशन समझो। हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करेंगे या नहीं शामिल करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या कहती है, ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है भाई हम सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज हो या एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो सबको शामिल करो, टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जेम्प्ट सप्लाई हो सबको शामिल करो। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर क्लियर पता चलता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 यानी कि क्लॉज 6 वो क्लियर कहता है सेम परमानेंट अकाउंट ऑफ द एसएससी। तो जो टैक्स पेयर है, एक परमानेंट अकाउंट उठाओ, उस एक परमानेंट अकाउंट से अब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे आपके एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल किए जाएंगे, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाईज हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का केस हो, और या तो वो लेकिन इसमें दो चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते समय दो चीज़ों को शामिल नहीं किया गया।
टैक्सेबल को शामिल किया गया, एग्जेम्प्ट को शामिल किया गया, एक्सपोर्ट को शामिल किया गया, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। लेकिन दो चीज़ों को कहा गया, आरसीएम बेसिस पर जो आप टैक्स देते हैं तो उनको सप्लाईज को इनमें शामिल नहीं किया जाएगा, और जो आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वगैरह का पेमेंट करते हैं उसको भी आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि इनको बाहर रखो, उसके बाद हम बात करते हैं। यानी आरसीएम और जीएसटी के टैक्सेस उनको बाहर रखो, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लो, सेम परमानेंट अकाउंट से रिलेटेड। क्लियर है? इसने यहाँ तक बोला। अब जो एम्फेसाइज दिया गया वो सेम पैन नंबर पर दिया गया। मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ सकता, ये मैंने बता दिया, दोनों चीज़ें मैंने बता दी। टैक्सेस को और आरसीएम बेसिस को हटा दो। लेकिन अब जब जब इन लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें कहा गया था एग्रीगेट टर्नओवर में कि चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, दोनों चीज़ों को शामिल करो। और जब एग्जेम्प्ट सप्लाईज की बात आती है तो तुरंत हमारे दिमाग में, मैंने बार बार बोला है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 दिमाग में रखो। मैंने बार बार बोला है जब भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज की बात होती है तो तुरंत हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाईज यानी सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, यहाँ सबसेक्शन में बोल रहा हूँ, इसको क्लॉज बोलना चाहिए था। चलिए मैं सबसेक्शन ही बोलूंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 को शामिल रखो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 क्या कहता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जब भी आप कभी टर्नओवर के मामले में फंसते हैं ना तो इसका मतलब आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 नहीं समझ में आया। और सेक्शन 247 क्या कहता है कि एग्जेम्प्ट सप्लाईज में शामिल है, ढंग से सुनेंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल है नील रेट ऑफ टैक्स और होली एग्जेम्प्ट। यानी दो चीजें शामिल हैं, नील रेट, ओके, और 100% एग्जेम्प्ट। दोनों चीजें हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई में आएंगी, दोनों चीजों को सोचो। नील रेट इज अ रेट ऑफ टैक्स इवन दो इट इंक्लूड्स, अगर किसी मेरे सप्लाईज पर नील रेट ऑफ टैक्स लगता है जैसे इंटरेस्ट पर, तो वहां पर वो एग्जेम्प्ट होता है, सॉरी वो एग्जेम्प्ट होता है, इंटरेस्ट का पोर्शन जो होता है जो लोन एडवांस है वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। दो चीज़ों को शामिल। अब एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जेम्प्ट में 100% एग्जेम्प्ट तो आया ही आया, नील रेट ऑफ ड्यूटी भी आ गया। यानी किसी आइटम पर अगर नील रेट ऑफ ड्यूटी भी है तो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आएगा, और 100% एग्जेम्प्ट है तो वो भी एग्जेम्प्ट की कैटेगरी में आ गया। लेकिन जो इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि यहाँ पर तो सीधे सीधे इसने कहा ना भाई, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड्स नील रेट ऑफ ड्यूटी, ओके। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने बोली, ये इसमें एक और चीज शामिल होती है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और सारा का सारा खेल इसी का ही है। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब होता है वो सप्लाईज जो जीएसटी के दायरे में आती ही नहीं है। जैसे अल्कोहलिक लिकर आता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर आता है ना, उसको भी इन लोगों ने शामिल किया है, मतलब मीन्स वो भी यहाँ पर शामिल होगा हमारी कैटेगरीज में, ठीक है ना, नीचे दिया हुआ है। मैं ये जो आपका पीडीएफ है ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको डिटेल में देखना। अदरवाइज दैट इज ओके, दैट इज फाइन। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जो जीएसटी के स्कोप के बाहर हो, उसको भी शामिल किया। नील रेट ऑफ ड्यूटी, 100% एग्जाम सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तीनों को शामिल किया है एग्जाम सप्लाईज की कैटेगरी में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। अब इसने कहा नील रेट ऑफ ड्यूटी और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में फर्क होता है। नील रेट ऑफ ड्यूटी, जबकि दोनों एग्जेम्प्ट सप्लाईज की ही डेफिनेशन में कवर होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। एग्जेम्प्ट सप्लाई ये होती है जिस पर टैक्स तो लगता है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, उस पर अभी कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। मान लो किसी पर टैक्स रेट है नॉर्मली 12% और गवर्नमेंट ने कहा नहीं, फॉर द टाइम बीइंग फोर्स और थ्रू द नोटिफिकेशन दे आर जस्ट एग्जेम्प्टिंग द गुड्स और सप्लाई सर्विसेज फॉर द चार्जिंग ऑफ द टैक्स, तो वहां पर वो 12% चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। 12% ऐड हुआ, 12% माइनस हुआ। नील रेट इज अ रेट इटसेल्फ, नील रेट इज अ रेट इटसेल्फ। तो ये याद रखना है, नील रेट एक रेट ऑफ ड्यूटी है, हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं बोल सकते। लेकिन चूंकि एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में, कि एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नील रेट ऑफ ड्यूटी। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेट ऑफ ड्यूटी और आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बार बार देखेंगे, बार बार जाएंगे तो बार बार यहाँ पर आएंगे घूम फिर करके। तो नील रेट ऑफ ड्यूटी, नील रेट ऑफ ड्यूटी का क्या है, रेट ऑफ ड्यूटी इज अ नील, वो रेट ऑफ टैक्स है। एग्जेम्प्ट का मतलब है कोई टैक्स रेट है लेकिन उसको एग्जेम्प्ट किया गया है अभी फिलहाल टाइम, फॉर द गिवन टाइम, जो हमें टाइम दिया गया है उसके लिए उसको एग्जाम किया गया है। जब भी वो एग्जामेशन लिमिट हट जाएगी वो नॉर्मल टैक्स रेट आ जाएगा, 5, 12, 18 वॉट एवर द केस इट इज, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ पर दिया हुआ है नील रेट ऑफ ड्यूटी में। ये पूरी की पूरी चीज़ें सप्लाई सेक्शन 7 जो आपको दिया है उसके बारे में पूरा कहानी दोबारा यहाँ पर गाया है। हम पूरे सेक्शन 7 को तो दोबारा यहाँ आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाले।
ठीक है ना। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपको स्कोप ऑफ सप्लाई पूरी तरह मालूम है। ये सप्लाई की डेफिनेशन है। अब आते हैं आपका ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू इंटरेस्ट को क्या किया गया था। हम लोग अपने फिर मेन मुद्दे पर आते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करें या ना करें। और जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात आती है तो वहां पर हमको देखना पड़ता है सप्लाई में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, फिर एग्जेम्प्ट पर आए। एग्जेम्प्ट में कहा गया नील रेट ऑफ ड्यूटी, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, वो भी शामिल हो गया था एग्रीगेट टर्नओवर में। और मैंने एम्फेसाइज किया था जब हमने आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बताई तो वहां पर कहा गया था सेम नंबर, हैविंग द सेम नंबर, उसको भी एम्फेसाइज किया गया। अब आते हैं इंटरेस्ट के लिए। एक बीच में नोटिफिकेशन आया था कि भाई ये हमारा एग्जाम्प्ट होता है अगर हमने कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो लोन्स एंड एडवांसेस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट सप्लाई होता है, एग्जाम्प्ट होता है, एग्जाम्प्ट होता है। अब डिसीजन क्या आया होगा आप मुझे बताइए। मैंने कहा कि जो मैं रेंट पा रहा हूँ क्या टैक्सेबल है सर, सोचने वाली बात ही नहीं है। रेंट तो 100% टैक्सेबल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो मैं पीपीएफ पर इंटरेस्ट पा रहा हूँ, अब ये देखना है भले ही मेरा बिजनेस नहीं है, बावजूद इसके सेम पैन का यूज करते हुए मैं रेंट पा रहा हूँ, सेम पैन का यूज करते हुए मैं एफडी पर इंटरेस्ट पा रहा हूँ, सेम पैन यूज करते हुए मैं सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट पा रहा हूँ, सेम पैन यूज करते हुए मैं दोस्तों से अपना इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ। मीन्स ईच एंड एवरीवेयर द सेम पैन नंबर इज यूज्ड। तो क्या वो सारी की सारी चीजें हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होंगी? हाँ, क्योंकि मैंने यही तो बोला ना, सेम पैन नंबर होना चाहिए। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी शामिल हो जाती हैं, एग्जेम्प्ट भी शामिल हो। तो इंटरेस्ट भले ही आपका एग्जेम्प्ट है, आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट नहीं है, लेकिन पैन नंबर तो सेम है। ठीक, तो कहा गया पहला आंसर, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, whether interest received in form of PPF would be considered for aggregate turnover? Yes, बिल्कुल ठीक है। Whether interest received on personal loan shall be considered? Yes. And the third, क्या इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो ये हमारे तीनों पॉइंट का आंसर क्या आया? यस ही आया, कुछ और नहीं आया। ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम में हो सकता है, जो अगर कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, या फिर एग्ज़ाम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देने जा रहा है किसी प्रोफेशनल एग्ज़ाम का, तो उस केस में आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक केस दे सकता है कि एक बंदे ने इंटरेस्ट दिया अपने दोस्त को या अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर को, और उससे वो इंटरेस्ट पा रहा है, वेदर इट इज़ टू बी एडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर और नॉट। तो आपका आंसर होगा यस, इट शैल बी एडेड। तो बिल्कुल ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी अपडेशन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।